हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोगों ने घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज, तो कल हम लोगों ने मौर्य एम्पायर ख़त्म किया, मतलब मौर्य वंश का हम लोगों ने कल समाप्त कर दिया। ठीक है। और आज हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, मतलब मौर्य के बाद जो भी वंश आए हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं उन सभी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है। और वो चीज़ें क्या है, जैसे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। ठीक है। बृहद्रथ थे। ठीक है। कौन थे? बृहद्रथ थे। इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई? हत्या किसके द्वारा कर दी गई? तो पुष्यमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। और पुष्यमित्र ने क्या किया? एक नए वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। नए वंश की स्थापना कर दी। और उस वंश का नाम क्या था? शुंग वंश। ठीक है। शुंग वंश। ठीक है। शुंग वंश की इसने क्या की? स्थापना कर दी। पुष्यमित्र ने क्या किया? एक नए वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश की। ठीक है। शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश आया। कौन वंश आया? कण्व वंश आया। और कण्व वंश के बाद कौन आया? तो सातवाहन वंश आया। कौन वंश? सातवाहन वंश आया। क्लियर? तो ये जो थे, ये हमारे देसी राज्य थे। ठीक है। जो हमारे भारत में मौजूद थे, ये लोग आपका मौर्यों के बाद ये तीन वंश आए। ठीक है। और एक तरफ हम लोग तीन विदेशी राज्य देखते हैं। ठीक है। तीन विदेशी राज्य देखते हैं, सॉरी, चार विदेशी राज्य हैं। कितने हैं? चार। चार आपके विदेशी राज्य हैं। एक मौर्य काल के बाद की ही बात है ये। पहला कौन है? पहला आपका हिंद यवन है। ठीक है। हिंद यवन या हिंद यूनानी कह लीजिए। दूसरा कौन है इसके बाद? हिंद यवन के बाद आता है शक। शक के बाद कौन आता है? तो पहलव। और पहलव के बाद कौन आता है? तो कुषाण। ठीक है। कुषाण आता है। ये आपके तीन देशी राज्य और चार आपके फॉरेन इन्वेजन होंगे इस समय पे। चार विदेशी राज्य आएंगे और ये क्रम है आपका, याद रखिएगा। इधर कौन कौन से है? इधर आपका शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और इधर आपका हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है। तो अब देखते हैं इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे हम उनको बनाते चलेंगे और वहीं पर डिटेल्ड आपका एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन, अशोक, राजेंद्र प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काठियावाड़, ये काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है ना, ये मिलता है आपको रुद्रदामन के अभिलेख में। ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ के अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। और कहा जाता है ये संस्कृत का सबसे पहला संस्कृत का विस्तृत अभिलेख है। विस्तृत पहला अभिलेख है। संस्कृत में लिखा गया पहला विस्तृत अभिलेख है किसका? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इसे कहा जाता है, संस्कृत में लिखा गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख को। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। बिना बेगाड़, बेगाड़ का मतलब होता है विदाउट श्रम, बिना श्रम के। ठीक है। बिना पैसे। ठीक है। बिना पैसा। बिना बेगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? ठीक है। बिना बेगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा जिनको समझ में ना आए। रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है।
रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बनवाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अशोक ने इसमें से नहर निकलवाया था, ठीक है, अशोक क्या किया था, इसमें से नहर निकलवाया। और रुद्रदामन प्रथम ने इसका क्या करवाया, जीर्णोद्धार मतलब रिकंस्ट्रक्शन करवाया, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन करवाया, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मैंने आपको अभी क्रम बताया है। सबसे पहले कौन आया था? तो हिंद यवन, ये तो पहले ही कट गया ये दोनों, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? तो हिंद यवन या हिंद यूनानी, या तो ये होगा या तो ये होगा। हिंद यवन के बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ठीक है, यहां पूछ रहा है नियमित रूप से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को ध्यान रखिए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले यदि पूछे, ठीक है, यदि सबसे पहले पूछता है तो सबसे पहले हो जाएगा हिंद यवन, ठीक है। हिंद यवन ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले पूछेगा तो हिंद यवन हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा पूछता है सबसे शुद्ध, तो सबसे शुद्ध किसने चलवाए? तो कुषाण, ठीक है। तीसरा पूछता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा तो गुप्त, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हिंद यवन, सबसे शुद्ध कुषाण, और सबसे ज्यादा गुप्त वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? नियमित रूप से, ठीक है। तो नियमित रूप से किसने चलवाए थे? तो नियमित रूप से कुषाण ने चलवाए थे, ठीक है। कुषाण शासक विम कडफिसस, ठीक है, कुषाण शासक विम कडफिसस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। हिंद यवन ने चलवाए थे मिनांडर ने, लेकिन वो उसने स्टार्ट किया और फिर वो आगे, फिर उसके आगे वंशजों ने उस चीज़ को रेगुलर कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपको हिंद यवन के बाद शक आते हैं, उन्होंने भी नहीं यूज़ किया, पहलव आते हैं, उन्होंने भी नहीं यूज़ किया। कुषाण शासक विम कडफिसस आता है और फिर उसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए, और वो सोने के सिक्के सबसे शुद्ध रूप में पाए गए हैं, ठीक है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पे, मैंने आपको क्या बोला? व्यापक पैमाने पे, ठीक है। तो बिम कडफिशस आ गया नाम। बीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है, व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, ठीक है। स्टार्टिंग तो किया था, मैंने आपको बताया, हिंद यवन शासक मिनांडर, ठीक है, हिंद यवन शासक मिनांडर, इसने क्या किया था? इसने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसने क्या किया था? स्टार्ट किया था, ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट, ठीक है। लेकिन विम कडफिसस जो था, इसने क्या किए थे? कुषाण शासक था और सबसे नियमित रूप से सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इसी ने चलवाए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। शक संवत, एक्चुअल क्वेश्चन सबको पता होगा, 78 ईस्वी। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? ठीक है, कनिष्क के समकालीन, क्या कालिदास तो पहले ही ऑप्शन से हटा दो, कालिदास को पहले ही ऑप्शन से हटा दो। जैसे ही ऑप्शन नंबर 3 हटा तो ये कट गया और एक ये कट गया। एलिमिनेशन मेथड यूज किया कीजिए जहां हो सकता है। अब एक इसमें भी कॉमन है और एक इसमें भी कॉमन है, मतलब एक तो भाई होगा ही होगा। अब हमें देखना क्या है, 2 था या 4 था। तो इसके साथ बसुमित्र थे, ठीक है, इसके साथ अश्वघोष थे और इसके शासनकाल में बसुमित्र थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष और बसुमित्र करेक्ट आंसर है। क्लियर? शुंग वंश के बाद किस वंश, शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन था? तो मैंने आपको अभी जो
बताया था, सीरीज बताया था, तो सुंग के बाद कौन था? तो सुंग के बाद कण्व था। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि जिससे कि आपको याद रहे। सुंग के बाद कौन वंश आया था? तो कण्व वंश आया था। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या है? 4 वर्ण। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आते हैं, ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण व्यवस्था व्यवस्था जैसा कि हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय में वर्ण का सिस्टम लगभग लगभग खत्म कर दिया गया था, ठीक है? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा ये हावी हो चुका था और इसी के कारण 64 धर्मों का उदय हुआ था। उसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख रूप से छा गए। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सातवाहन शासक जो थे गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है? गौतमी पुत्र शतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने जो वर्ण संकट उत्पन्न हो गई थी, इसको इन्होंने बचाया, इसको इन्होंने समाप्त किया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सिमुक निम्न वंश में से किसका संस्थापक है? शिमुक, क्या पूछ रहा है? सिमुक। तो सिमुक सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। बाल विवाह अभी तक आपका ट्रेंड में नहीं आया है, चाहे आपने मौर्य पढ़ा हो, चाहे आपने बौद्ध धर्म पढ़ा हो, जैन धर्म पढ़ा हो, कहीं भी आपने बाल विवाह का उल्लेख देखा नहीं। लेकिन अब आपको बाल विवाह का उल्लेख देखने को मिलेगा। और बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई है वो हुई है आपकी कुषाण काल में। कहाँ से स्टार्ट होती है? कुषाण काल में। जब आप गुप्त पढ़ोगे तो अभी तक आपने सती प्रथा का उल्लेख नहीं देखा है, लेकिन जब आप गुप्त पढ़ोगे तो वहाँ पहली बार हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है? क्लियर? भानुगुप्त के एड़न अभिलेख से, भानुगुप्त के एड़न अभिलेख से आपको सती प्रथा का उल्लेख मिलेगा। उसी प्रकार से बाल विवाह का उल्लेख हमें सबसे पहले कुषाण काल में मिलता है। कला की गंधार शैली, कला की 2 शैली मुख्य रूप से उस समय विकसित हुई थी, ठीक है? एक मथुरा कला, ठीक है? और एक गांधार कला, ठीक है? गांधार कला, 2 कलाएं विकसित हुई थी उस समय, एक मथुरा कला और एक गांधार कला, ठीक है? मौर्योत्तर काल में 2 कलाएं प्रमुख है, गांधार कला और मथुरा कला। और ये विकसित किसके समय में हुई थी? तो ये विकसित हुई थी कुषाणों के समय में, ठीक है? ये कुषाणों के समय में आपको विकसित हुई थी। गांधार कला को आपको जो इसको इंडो यूनानी, ठीक है, हिंद यवन के रूप में भी इस कला को जाना जाता है। इसमें यूनानी जो आपका जो टेक्स्ट आता है, ठीक है, यूनानी टच इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, गांधार कला के अंदर में। क्लियर? ये आ ही गया प्रश्न। भारतीय कला शैली यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं। तो आप सिंपल तरीके से मार सकते हो गांधार, ठीक है? इसमें आपको यूनानी टच जो होता है, ठीक है, यूनानी टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, यूनानी टच आपको देखने को मिलेगा गांधार शैली में। तो इसको हिंद यवन कला का मिक्सचर भी कहा जाता है, ठीक है, मिश्रण भी कहा जाता है। कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? द कैपिटल ऑफ सातवाहनाज। सातवाहनों की राजधानी आपको क्या थी? प्रतिष्ठान थी, ठीक है? प्रतिष्ठान इनकी कैपिटल थी सातवाहनों की, ठीक है? गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है? सबसे महान शासक कौन था इस वंश का? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। क्लियर? शुंग वंश मैंने आपको पहले बताया, उसका सबसे महान शासक पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है? उसके बाद कर्ण वंश आता है, उसमें एक शासक होता है वासुदेव नाम का, उस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवाहन में पढ़ते हो तो सिमुक उसका संस्थापक था और उस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। जब आप हिंद यवन में आते हो तो उसमें एक शासक का नाम मिलता है मिनांडर, ठीक है? उसके बाद शक शासक में आपको मिलता है रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है। उसके बाद पहलव शासक में आपको गंडो फर्नीज मिलता है, जो एक इम्पोर्टेंट है। और कुषाण शासक में सबसे इम्पोर्टेंट आपको कोई मिलता है तो वो मिलता है आपको कनिष्क। कौन मिलता है? कनिष्क मिलता है। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान है, ठीक है? एका ब्राह्मण, एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किस शासक के लिए? किस शासक का उपनाम जो था वो एका ब्राह्मण था? तो वो आंसर आपका हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण, ठीक है, क्योंकि इसने वर्ण संकट, वर्ण मिश्रण की समस्या को सुलझाया था। और इसका उपनाम क्या था? इसको एका ब्राह्मण के नाम से भी
जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राजा खाड़वेल का नाम जुड़ा है। राजा खाड़वेल, राजा खाड़वेल, ठीक है, कहाँ के शासक थे? तो कलिंग के शासक थे, ठीक है, कलिंग के थे। कहाँ के थे? कलिंग में। कौन सा वंश था? तो चेदी वंश था, चेदी वंश था, ठीक है, चेदी वंश था। इसका संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन, याद रखिएगा, महामेघवाहन। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो खाड़वेल था, ठीक है, संस्थापक महामेघवाहन था और इसका जो सबसे महान शासक था वो खाड़वेल था। तो किस राजा खाड़वेल का नाम जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है, राजा खाड़वेल का नाम जुड़ा है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? तो कलिंग में है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। और इनका नाम आपको, राजा खाड़वेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कलिंग नरेश खाड़वेल का संबंध है, तो बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। तो एक तो महामेघवाहन वंश हो जाएगा, क्योंकि इस वंश की जो स्थापना की थी, ठीक है, चेदी वंश की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? महामेघवाहन ने की थी। इसीलिए चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो खाड़वेल क्या हो जाएगा इसमें? तो महामेघवाहन भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। पेडीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? पेडीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो पता ही नहीं किसने लिखी है, मुझे भी नहीं पता, मुझे क्या किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इसके राइटर का नाम आज तक पता नहीं चला है, ये कौन किसने लिखा है? तो आंसर होगा अज्ञात। क्या होगा आंसर? अज्ञात। मुझे क्या किसी को नहीं पता है कि इसको किसने लिखी है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसने लिखी है ये पता नहीं है। तो चलिए, आज हम लोगों ने मौर्योत्तर काल भी खत्म कर दिया, जिसमें हम लोगों ने आपको शुंग वंश, कण्व वंश, शातवाहन वंश से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक परीक्षाओं में या जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।